एपिसोड 6 की शुरुआत होती है और हमें अगले दिन मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कल रात की राख अभी भी हवा में मौजूद होती है। वहां पर तहकीकात करने के लिए पुलिस आ जाती है। एक ऑफिसर अपने कैप्टन से कहता है शरीर पूरी तरह से जल चुका है, लेकिन बुलेट अभी भी उसके बॉडी में मौजूद है। जेरिड वहां पर आकर उन दोनों की बात चुपचाप सुनता है। वहां पर कैप्टन उसे कहता है इस बॉडी को तुरंत फॉरेंसिक लैब में भेज दो और इसके अंदर की बुलेट की जांच करवाओ। मैं पता लगाना चाहता हूँ आखिर ये बुलेट कौन से गन से चली थी। जेरिड अभी भी वहाँ पर होता है। कैप्टन और वो ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। वो जाने के बाद जेरिड का पार्टनर उसे पूछता है आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। दूसरी जगह मीडिया पूरी बैन के घर के सामने आ जाती है और वो जानना चाहती है आखिर ईडन आपको कैसे मिली। बैन गुमनाम कैदी के बारे में जानकारी देते हुए कहता है कि उसने हमें जानकारी दी ईडन इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। फिर हमें यह भी पता चलता है कि मिशेल इसी बात की जानकारी पुलिस को देती है और वो कहती है जैसे ही हमें उस जगह का पता चला मैं और मेरा भाई उस जगह पे पहुंच गए और वहां पर ईडन को ढूंढने लगे। फिर हमें एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी और हम उसी आवाज़ को फॉलो करते हुए आगे बढ़े और फिर जाकर हमें ईडन मिल गई। बैन कहता है ये 2 साल मेरे बच्चे ने भारी काटे हैं। मिशेल कहती है उस बिचारी को पता भी नहीं कि वो कहाँ पर थी। मीडिया एंजेलिना के बारे में जानना चाहती है। बैन कहता है मुझे पता नहीं एंजेलिना कहाँ पर है, उसके साथ क्या हुआ, वो जिंदा भी है या मर चुकी है, मुझे कुछ भी पता नहीं और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानता हूँ कि ईडन मिल चुकी है। ऑफिसर मिशेल को क्रॉस क्वेश्चन करती है और वो कहती है बड़े हैरान करने वाली बात है, आपकी भतीजी उसी रात मिली जिस रात 828 के कंपाउंड में आग लग गई और वो पूरा का पूरा कंपाउंड आग के गोले में बदल गया। मिशेल कहती है हम तो ईडन को ढूंढने के लिए शहर के दूसरी तरफ गए थे। और ये सारे सवालों के जवाब देने के बाद बैन मीडिया से और मिशेल ऑफिसर से छुटकारा पाते हैं। आगे हम एक आलीशान घर देखते हैं और उस घर की मालकिन जैसे ही घर से बाहर निकलती है पीछे से एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि एंजेलिना की होती है। वो काफ़ी डरी हुई और बेबस होती है। वो उसे मॉम कर कर पुकारती है। मॉम उसको गले लगा लेती है और उसे तुरंत घर के अंदर ले लेती है, इसके पहले कोई उसे देख ले। बेडरूम में स्कैल अपने सारे कपड़े कलेक्ट करने लगता है ताकि उसे धो सके। अली उसे पूछती है तुम ये सारे कपड़े धोने क्यों लेकर जा रहे हो। स्कैल कहता है कि मैं नहीं चाहता कि ईडन को ये घर खराब लगे, उसे ऐसा लगना चाहिए कि ये घर और बेडरूम उसका है, इसीलिए मैं ज़रा साफ सफाई पर ध्यान दे रहा हूँ। अली उसे पूछती है तुम काफ़ी थके हुए दिखाई दे रहे हो, क्या हुआ। स्कैल कहता है तुम्हें पता है उस रात बम ब्लास्ट हुआ था, उस वक्त मुझे कॉलिंग आई थी और कॉलिंग में मैंने अपनी बिताई हुई पूरी ज़िंदगी देख ली। तब मुझे एक एहसास हुआ इतने सारी कॉलिंग को फॉलो करने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे अभी तक पूरा नहीं किया है। मुझे ऐसे भी लगने लगा है कि हमारी लाइफ बहुत डूबने के कगार पे आ चुकी है और हम चाहकर भी इसे बचा नहीं पा रहे हैं। ऑलिव उसे समझाती है, उसे कहती है कि तुम ऐसे ही हार नहीं मान सकते, तुम्हें बस कॉलिंग को फॉलो करते जाना है, आखिर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतने में वहाँ पर बैन आता है अपने ईडन को देखने के लिए। ईडन जैसे ही अपने पिता को देखती है अपना मुंह घुमा लेती है। स्कैल ईडन से कहता है डरो मत, ये तुम्हारे पापा है, और वो कुछ नहीं कहती। बैन उसे कहता है कोई बात नहीं, ये घर और यहाँ के लोग उसके लिए नए हैं, उसे थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, मैं ज़रा नीचे जाकर उसके सारे पसंदीदा खिलौने ढूंढता हूँ। इतना बोलकर बैन नीचे चला जाता है। जेरिड और उसका साथी आपस में डिस्कस करते हैं। इतने में वहाँ पर ऊपर का रैंक का ऑफिसर आता है। जेरिड उसको देखकर मन में ही कहता है ये कहाँ से आ गया, और ये बात ऑफिसर सुन लेता है और वो उसे कहता है जबान पे काबू रखना। इतना बोलकर वो आगे चला जाता है। वहाँ पर कैप्टन आकर जेरिड से एक हेल्प मांगता है। कैप्टन उसे कहता है कि मैं शहर के दूसरी तरफ रहता हूँ और मैं वापस यहाँ पर नहीं आना चाहता, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी बुलेट मिली है और मैं चाहता हूँ कि इस बुलेट की बुलेटिन रिपोर्ट निकाल दो, और जैसे ही रिपोर्ट मिल जाएगी तो मैं इस केस के ऊपर दुगनी तेज़ी से काम करना चाहता हूँ। जेरिड हाँ में जवाब देता है। कैप्टन जाने के बाद जेरिड के पार्टनर की नज़र ज़मीन पर गिरती है और उसको वहाँ पर प्लांट फर्टिलाइजर का एक पाउच दिखाई देता है। उसमें नाइट्रोजन से लेकर कई सारे केमिकल मौजूद होते हैं। उसे देखकर वो जेरिड से कहता है मुझे नहीं लगता कि ये कोई हादसा है। जेरिड बस उसकी बात सुनता है, जवाब में उसे कुछ नहीं कहता। जेरिड को वो पूछता है आखिर तुम मुझसे छुपाना क्या चाहते हो। जेरिड उसे कुछ नहीं कहता, उसे बस इतना ही कहता है मुझे अब जाना होगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जिक घर से बाहर निकलता है और उस दिन की न्यूज़ अपने मोबाइल पर वो पढ़ता है। उसमें साफ साफ लिखा होता है 828 के लोगों का कंपाउंड हादसे में जल गया, उसमें एक जन की मौत हो चुकी है
और ये न्यूज़ पढ़कर वो काफ़ी परेशान हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता उसने अपना आपा खोकर एक की जान ले ली थी, और इसी बात से वो परेशान होकर अपने आप से ही बात करता है। उसे ये लगता है कि मेरे हाथों से किसी की मौत कैसे हो सकती है। इतने में उसके सामने स्कैल दिखाई देता है। वो अभी भी खांस रहा होता है। वो उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है। क्या बात है, तुम अभी भी खांस रहे हो? स्कैल कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, कल रात का जो धुआं है वो मेरे फेफड़ों में चला गया था, शायद इसी वजह से अभी तक मुझे खांसी आ रही है। जीक उसे कहता है अगर कोई बात होगी तो तुम मुझसे बात कर सकते हो, इसमें कोई बात नहीं है। स्कैल कहता है आपको कल रात को अचानक इतना गुस्सा आया था और इस पर आपने काबू भी नहीं कर पाए। ये गुस्सा काफ़ी भयानक था। जीक कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि ये गुस्सा काफ़ी भयानक था और इस वजह से एक की जान भी चली गई, लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊँ मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था कि उसे मारने का, लेकिन मेरे हाथों से उसका खून तो ज़रूर हो चुका है और इस बात का गिल्ट मुझे अभी भी है। स्कैल कहता है आप उसकी चिंता मत करो, हम सब आपके साथ हैं। और ये बात सुनकर जीक छोटी सी स्माइल देता है और वहाँ से निकलने लगता है। स्कैल उसे रोककर कहता है कि हमें इस पर और बातें करनी चाहिए। जीक उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लेना, सब ठीक हो जाएगा, और वैसे भी मैं अपनी ट्रेन मिस नहीं करना चाहता। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। सारे पुलिस स्टेशन में एंजेलिना की वांटेड फोटो लग जाती है। जेरिड अभी भी उसी सोच में गाड़ी की तरफ आता है। इतने में उसे ब्लैक कलर की कार दिखाई देती है। उस कार में और कोई नहीं बल्कि वैंस होता है। वो उसे पूछता है वहाँ पर क्या चल रहा है, किसी को शक तो नहीं हुआ? जेरिड उसे राहत की सांस लेकर कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैंस कहता है ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। जेरिड उसे कहता है लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। फिलहाल 8 to 8 के लोगों ने अपना मुंह नहीं खोला है, लेकिन आज नहीं तो कल वो अपना मुंह ज़रूर खोलेंगे। वैंस कहता है तब का तब हम लोग देख लेंगे और तब हम लोग कुछ ऐसा सोचेंगे, सारे प्रॉब्लम वहाँ से सॉल्व हो सकते हैं। जेरिड उसे कहता है आप ऐसा नहीं कर सकते, आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये देख रहे हैं, ये एक सबूत है और इसका रिपोर्ट मिलते ही सारे लोगों की पोल खुल सकती है। वैंस उसके हाथों से वो लेना चाहता है, लेकिन जेरिड उसे मना करता है और वो उसे कहता है कि मैं अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। वैंस उसे कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो ये सबूत मैं कब का फेंक देता। जेरिड उसे कहता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता। वैंस उसे समझाने की कोशिश करता है सबके भलाई के लिए ये कभी ना कभी करना ही पड़ता है, इसीलिए तुम इसे फेंक दो, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन जेरिड उसे मना करता है और वहाँ से चला जाता है। घर पर बैन अपने बच्चे के लिए खिलौने जमा करता है। इतने में वहाँ पर मिशेल आ जाती है और वो ईडन के हालचाल के बारे में पूछती है। बैन उसे कहता है वो ठीक है, लेकिन अभी भी वो परेशान है, उसे इस माहौल में जुड़ने के लिए वक्त लग रहा है। मिशेल उसे कहती है तुम चिंता मत करना, वो समझ जाएगी। तुमने इतने साल इसी उम्मीद में निकाले हैं कि ईडन अभी भी जिंदा है। मुझे माफ़ करना, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी तब मैं तुम्हारे किसी काम में नहीं आई। बैन उसे कहता है कि मुझे बस इतना पता है मेरी बेटी जिंदा है, अब वो घर पर आ चुकी है, अब वो सब ठीक है। बैन उसे आगे पूछता है क्या लगता है तुम्हें पुलिस हमारी बातों पर कितना भरोसा कर सकती है? मिशेल कहती है अभी तक वो तो कर रही है, लेकिन जब तक एंजेलिना का कोई पता नहीं चलता या फिर उसकी बॉडी नहीं मिलती तब तक हमें अपना बचाव करना पड़ेगा। मिशेल थोड़ा रुक कर फिर से उसे कहती है बैन मुझे एक कॉलिंग आई थी। बैन उसे पूछता है क्या इस कॉलिंग में तुझे एंजेलिना के बारे में कुछ पता चला? मिशेल कहती है मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन मैंने कॉलिंग में देखा ज़मीन पूरी कांच की बनी थी और उस कांच के नीचे पानी था और उस पानी के अंदर कई सारे कलर के मछलियाँ थी और उसमें कई तरह के पौधे थे। मैंने बस अपने शरीर के ऊपर काबू कर लिया, नहीं तो आज मैं पकड़ी जाने वाली थी। दरअसल पुलिस स्टेशन में पूछताछ होने के बाद उसे छोड़ दिया गया था और तब उसी वक्त उसे कॉलिंग आई थी और उस कॉलिंग के साथ मिशेल को अगर वो ऑफिसर देख लेती तो उसे फिर से अरेस्ट कर लिया जाता और उसके ऊपर जांच फिर से शुरू हो जाती। बैन इस कॉलिंग को समझने की कोशिश करता है, तब उसे अचानक एक बात याद आती है। ऐसा ही एक पैसेंजर और उसकी वाइफ मछली का कारोबार करते थे। बैन रिसर्च बोर्ड के ऊपर उसे ढूंढने की कोशिश करता है, तब उसे एक फ़ोटो दिखता है। उस फोटो के अंदर एक आदमी होता है और उस आदमी का नाम सैम विल्सन होता है। बैन उसकी पूरी डिटेल निकाल कर मिशेल को दे देता है। थोड़ी देर बाद मिशेल उस एड्रेस के ऊपर पहुंच जाती है। घर का डोर ओपन देखकर वो चौंक जाती है। वो धीरे से अंदर चली जाती है। अंदर पूरा सामान बिखरा हुआ होता है, फिश टैंक भी टूटा होता है। कुछ ही पल में मिशेल को ये पता चलने में ज़रा भी देर नहीं लगती कि उसका खून हो चुका है। घर पर ऑलिव ईडन का अच्छी तरह से ख्याल रखती है और ईडन भी स्कैल की तरह ही ड्राइंग निकालती है और वो अपने आप में ही गुनगुनाती है कि मैं ये ड्राइंग अपने मॉम के लिए निकाल रही हूँ।
स्कैल जब ये सुन लेता है और वो ऑलिव से कहता है, ये हर बार एंजेलिना को ही अपनी मॉम समझ रही है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। जब वो उसकी ड्राइंग देखता है तब वो ऑलिव से पूछता है, क्या इसकी ड्राइंग भी कॉलिंग हो सकती है? ऑलिव से कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता। ऑलिव से आगे कहती है, हमें सानवी की थ्योरी के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। क्या सच में कॉलिंग एक दिमाग की मेमोरी हो सकती है, दिव्य चेतना के बराबर? वो आगे कहती है, हमने इसके ऊपर बात की है, जब हमारे पास कोई पर्याप्त सोर्स नहीं होगा लाइफ बोट को बचाने का तब हम क्या करेंगे? यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, तुम जब प्लेन में थे रोशनी तुम पर गिरी थी, पर ईडन के साथ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मेमोरी के ज़रिए उसे कॉलिंग आती है और वो भी ठीक तरह से। स्कैल कहता है, हाँ तो ठीक है, इसका क्या मतलब है? तो ऑलिव उसे कहती है, इसका मतलब यह है दिमाग के मेमोरी के अलावा भी ऐसा कोई सोर्स है जहाँ से ये कॉलिंग आती होगी और वो दिव्य चेतना से जुड़ी हुई हो। इतने में वहाँ पर बैन खिलौने लेकर आता है। स्कैर और ऑलिव बैन और ईडन को अकेला छोड़कर नीचे चले जाते हैं। बैन उसे वो खिलौने दिखाता है, पर ईडन अभी भी उसे बुरा आदमी बोलकर उसका एक भयानक चेहरा ड्रॉ करती है और वो बेड पर जाकर सो जाती है। बैन उसे ऐसा देखकर काफ़ी परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ उस सैमुएल के घर जेरिड आ जाता है। मिशेल ने उसे कॉल कर बुलाया होता है। जेरिड उसे पूछता है, क्या तुम इस आदमी को जानती हो? मिशेल कहती है, नहीं, लेकिन कॉलिंग ने मुझे यहाँ पर बुलाया था। जेरिड उसके हाथ को देखता है और उस हाथ के ऊपर एक्स बना होता है और ये देखकर वो मिशेल से कहता है, इसे किसी नफरत करने वाले इंसान ने मारा है। तब उसे याद आता है, इसी आदमी को उसने आज से कई महीनों पहले देखा था, जब पुलिस स्टेशन के सामने 828 के खिलाफ कई लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और ये आदमी पुलिस स्टेशन में अटेंडेंस देने आया था, लेकिन हमारे ऑफिसर ने इसे सबके सामने मारने की कोशिश की थी। तब मैं बीच में आकर उसे बचा लिया और उस ऑफिसर को मारा। तब इसके हाथ में एक अंगूठी थी और ये अंगूठी मुझे इसलिए याद है कि वो खास तरह से डिज़ाइन में बनी थी। घर पर बैन ये सोच रहा होता है कि उसका फेस दाढ़ी बढ़ने की वजह से काफ़ी डरावना दिखने लगा है। इतने में वहाँ पर ऑलिव आ जाती है। बैन उसे कहता है, ईडन को ऐसा लगता है कि हमने उसे घर में बंद कर रखा है। मुझे अपने आप से नफरत होने लगी है। मैं उसे डराने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा उसे लगता है। अगर ऐसा है तो इस मुंह से ये दाढ़ी निकालने का सही टाइम आ चुका है। तब ऑलिव उन्हें कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको आपके फेस के ऊपर ये दाढ़ी अच्छी लगती है और वैसे भी आप अगर इस दाढ़ी को निकालना चाहते हैं तो इसमें मैं आपकी हेल्प करती हूँ। डील के मुताबिक ईगन जेल में से बाहर आ जाता है और वहाँ से वो एक शॉप के अंदर वॉशरूम में चला जाता है। वहाँ पर एड्रिन उसे दबोच लेता है। वो उसे मारने ही वाला होता है। इतने में वो उसे छोड़ देता है और उसे एक सवाल पूछता है, किसने बताया उन्हें कि एंजेलिना मेरे साथ है और तुमने पुलिस फोर्स को ही भेज दिया? तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अच्छा खासा मैं यात्रियों की मदद कर मैं अपनी लाइफ को जी रहा था, तुमने सब कुछ ख़त्म कर दिया। ये बात सुनकर ईगन उसे कहता है, मुझे काफ़ी बुरा लगा कि एंजेलिना मारी गई। तब एड्रिन उसे कहता है, ऐसा नहीं है, वो मरी नहीं है बल्कि ज़िंदा है और मैंने उसे एक अनजान प्लेस के ऊपर छोड़ दिया है। एड्रिन उसे आगे कहता है कि इतना सब कुछ कर भी वो सेफ नहीं है, वो पूरी तरह से फंस चुकी है। वो अभी पुलिस के वांटेड लिस्ट में सबसे आगे है। जेरिड और मिशेल किसी का वेट करते हैं। सामने से एक लेडी चली आती है। जेरिड अपने बारे में कहता है, साथ ही मिशेल भी अपने बारे में थोड़ी बहुत जानकारी उसे देती है। फिर पता चलता है वो लेडी और कोई नहीं बल्कि सैमुएल की वाइफ होती है। थोड़ी देर में वो उन दोनों को टोकती है और कहती है, मैं उसकी एक्स वाइफ थी। वो आगे कहती है, हमने 6 महीने पहले ही डाइवोर्स लिया था। मिशेल इसका कारण उसे पूछती है। वो कहती है, सैमुएल एक अच्छा आदमी है और वो लोगों की मदद करता है, लेकिन इसी कारण उसने अपना कारोबार भी बेच दिया। जब कारोबार से उसे पैसे मिलने बंद हो गए तो उसने लोगों से उधार मांगकर दूसरे लोगों की मदद करने लगा और इसी कारण मैंने उसे चिढ़कर उससे डाइवोर्स लिया था। आपकी नज़र में मैं एक बुरी औरत हो सकती हूँ, लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए कभी ना कभी ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं। जेरिड उसे पूछता है कि उसके हाथ में एक अंगूठी थी। वो लेडी कहती है, हमने 6 महीने पहले डाइवोर्स तो लिया था, लेकिन वो इसको डाइवोर्स नहीं मानता था, इसीलिए वो वेडिंग रिंग अभी भी हाथ में पहने रखता था। जब जेरिड को उससे कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाती तो वो उसे जाने देता है। वो जाने के बाद जेरिड और मिशेल आपस में डिस्कस करते हैं और अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं आखिर चीज़ें कैसी हो सकती है। जेरिड मिशेल से कहता है, घर के अंदर सामान बिखरा हुआ था तो ये चोरी का मामला हो सकता है, लेकिन फिंगर रिंग के सिवा वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ मिसिंग नहीं थी जिससे ये साबित हो सके कि ये चोरी का मामला है। जितना हम इस केस को सिंपल समझने की कोशिश कर रहे हैं
उतना ये केस सिंपल नहीं है। घर पर बैन एना रॉस को बुलाता है क्योंकि वही एक ऐसी लेडी है जिस पर बैन भरोसा कर सकता है और ईडन भी एना को अच्छी तरह से जानती है और इसी वजह से बैन उसे घर पर बुला लेता है। वो चाहता है कि एना ईडन को समझाए कि उसके अपने कौन है और पराए कौन, और इस काम के लिए एना भी मान जाती है क्योंकि पिछले टाइम उसने बैन को ईडन के बारे में ना बताकर उसने एक बहुत बड़ी गलती की थी। वो बस उसी गलती को सुधारना चाहती है। बैन उसे कहता है आप ईडन से मिलिए, मैं बाहर आपका वेट करता हूँ। ईगन भी एंजेलिना को ढूंढते हुए उसके घर के पास पहुँच जाता है। इतने में उसकी मॉम उसे फटकारते हुए कहती है तुम अभी के अभी मेरे प्रॉपर्टी से बाहर चले जाओ, ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूँगी। ईगन उसे कहता है ज़रा रुक जाओ, मैं एंजेलिना को ढूंढते हुए यहाँ पर पहुँचा हूँ, मैं बस एंजेलिना से मिलना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं, डरो मत, मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ। तब वो कहती है एंजेलिना मर चुकी है, आप किसे ढूंढने यहाँ पर आए हो। वो कहता है दुनिया में मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं कि जिसे ये बात पता है कि आप ये बात कह रहे हो ये झूठ है, और उसमें से एक आदमी आपके सामने खड़ा है। तब वो औरत अपना गियर बदल कर कहती है क्या चाहिए तुम्हें। ईगन अपनी कुटिल मुस्कान के साथ उसे कहता है कि मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि जिससे मैं अपना मुंह बंद रख सकूँ। वो सीधा कहता है कि मुझे पैसे चाहिए, लेकिन एंजेलिना की मॉम उसे पैसे देने से इनकार कर देती है। तब ईगन कहता है कोई बात नहीं, पुलिस स्टेशन जाकर एंजेलिना के बारे में मैं जानकारी दे दूंगा और उस पर रखे जितना भी अमाउंट है वो मुझे वैसे भी मिल जाएंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो यहाँ पर है क्या कहीं और, पुलिस तो उसे ढूंढ ही लेगी, मुझे बस अपने पैसों से मतलब है। तब एंजेलिना की मॉम अपने पास रखी एक घड़ी उसे दे देती है और कहती है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, इससे तुम्हारा गुजारा हो जाएगा, और ईगन चुपचाप वो घड़ी ले लेता है। हॉस्पिटल में ज़ीक एक पेशेंट को ठीक करने के लिए उसका हाथ अपने हाथ में ले लेता है। तभी अचानक उसे फिर से वही फीलिंग आने लगती है। दरअसल हमें यहाँ पर यह पता चलता है ज़ीक लोगों को ठीक ही नहीं करवाता था, उसके अंदर की फीलिंग्स को जैसे कि दुख या फिर गुस्सा अपने अंदर ले लेता है और ठीक उसी वक्त सामने वाला इंसान रिलैक्स हो जाता है और आज भी वो वैसा ही करने वाला होता है, लेकिन सामने वाले इंसान के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। ज़ीक जैसे ही उसका हाथ अपने हाथ में ले लेता है उसके अंदर का सारा गुस्सा ज़ीक के अंदर आ जाता है और सामने वाला इंसान रिलैक्स फील करता है, लेकिन अचानक ज़ीक का गुस्सा बढ़ जाता है और वो सीधे उस आदमी को मारने के लिए उसे उठा लेता है। वो इंसान काफ़ी डर जाता है और डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। ज़ीक को ये समझ ही नहीं आता आखिर ये उसके साथ हो क्या रहा है। दूसरी तरफ मिकामी और जेरिड सैमुएल के बैंक रिकॉर्ड चेक करते हैं। उन्हें पता लगाना होता है आखिर मर्डर की वजह क्या है, और उन दोनों को कॉल के ऊपर मिशेल जुड़ी होती है। तीनों जन मिलकर सैमुएल का केस सॉल्व करने में लगे रहते हैं और उन्हें अचानक बैंक स्टेटमेंट में कुछ बड़े ट्रांजैक्शन दिखाई देते हैं और उसका सीधा कनेक्शन पुलिस स्टेशन से जुड़ा होता है। जेरिड मिकामी और मिशेल से ये कहता है कि हमें और पक्के सबूत चाहिए। इतना कहकर वो दोनों जन बाहर आ जाते हैं। इतने में सामने से एक ऑफिसर आ जाता है और वो जेरिड को अपनी गन सरेंडर करने को कहता है। जेरिड इसकी वजह पूछता है आखिर ऐसा क्यों। तब जेरिड की नज़र सामने एक उसके पार्टनर की तरफ जाता है और उसने वही पाउच को पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया होता है जो क्राइम स्पॉट के ऊपर उसने देखा था, और इसका जवाब जेरिड ने उसे देने से मना कर दिया था। जेरिड समझ जाता है और वो ना चाहते हुए भी गन सरेंडर कर देता है। बदले में ऑफिसर उसे कहता है एरिका की मौत जिस बुलेट से हुई थी वो एनवाईपीडी के गन से चली थी और ठीक उसी वक्त आप भी आसपास कहीं पर तो थे, इस वजह से पूरा शक आप पर जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप हमें कोऑपरेट करेंगे। ना चाहते हुए भी जेरिड अपनी गन उसे दे देता है और ठीक उसी वक्त वो सस्पेंड भी हो जाता है। घर में बेडरूम के बाहर बैन अभी भी खड़ा होता है और वो एना रॉस का आने का वेट करता है। इतने में उसे एक ब्लैंक कॉल आता है। फिर उसे पता चलता है कि वो कॉल और किसी का नहीं बल्कि एंजेलिना का होता है। उसकी आवाज़ सुनकर बैन पहले तो हैरान हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि एंजेलिना अभी भी जिंदा है। एंजेलिना ईडन से बात करना चाहती है लेकिन बैन मना करता है और उसे कहता है कि तुम उसकी कुछ भी नहीं लगती। इतना बोलकर वो उसका कॉल कट कर देता है। जेरिड बाहर आकर मिशेल से कहता है सब कुछ खत्म हो गया, मेरी गन अब उनके पास है, वो लोग जल्दी इस केस के रिलेटेड सारे सबूत इकट्ठा कर लेंगे। मिशेल कहती है तुम ना मेरे लिए या फिर ज़िक के लिए झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, जो भी कुछ है वो सच बता देना। जेरिड कहता है देखो, ना मैं तुम्हारे लिए ना ही तुम्हारे हस्बैंड के लिए कुछ बोलने वाला हूँ, सब कुछ खत्म हो चुका है। इतने में जेरिड को मिकामी का कॉल आ जाता है और वो उसे बताती है मुझे अभी भी पता चला है सैमुएल के बारे में कि रजिस्टर ऑफिस में से जब भी वो बाहर निकलता था उसे किसी न किसी तरह से फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और ये हर बार होता है। मिशेल उससे सवाल पूछती है आखिर इतनी पूछताछ किस बारे में हो रही थी।
तब मिकामी उसे कहती है, मुझे इसके बारे में ठीक से नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि कुछ ना कुछ तो अंदर बड़ा हो रहा है। ये सुनकर जेरिड उसे कहता है, ये ऑफिसर वही है जिसके हाथ में मैंने अभी गन सरेंडर की है। तब मिकामी उसे कहती है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो ऑफिसर अभी कुछ पल के लिए बाहर चला गया है। मैं उसके कैबिन में जाकर कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश करती हूँ जिससे हमें कुछ पता चल सके। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देती है। बेडरूम से बाहर जब ऐना आ जाती है, वो बैन से कहती है, उसे आप लोगों के बारे में कहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, वो अभी भी परेशान है। मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी नॉर्मल हो जाएगी। बैन उसे शुक्रिया अदा कहता है और उसे घर से बाहर छोड़ने के लिए आ जाता है। ऐना उसे कहती है, मुझे खुशी होगी अगर मैं आपके और काम आ सकती हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मिकामी उस ऑफिसर के कैबिन में जाकर कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश करती है जिससे सैमुअल के बारे में कुछ पता चल सके। इसलिए वो हर एक जगह को तलाश करती है। वहाँ पर उसे कुछ नोटों के बंडल उसे मिल जाते हैं और उसका फ़ोटो क्लिक कर वो जेरिड को सेंड कर देती है। उसके बाद वहाँ पे उसे कुछ नहीं मिलता तो वहाँ से वो जाने लगती है, लेकिन जाते वक्त उसके कोट के अंदर वो कुछ तलाश करती है। उसके अंदर उसे एक अंगूठी मिल जाती है और ये अंगूठी वही होती है जो जेरिड जानता था। उसका फ़ोटो क्लिक कर वो जेरिड को सेंड कर देती है और वो वहाँ से बाहर निकलती है। इतने में ऑफिसर वहाँ पर आ जाता है और मिकामी उसे बिना एक्सप्रेशन दिए आगे बढ़ती है। ऑफिसर को कुछ डाउट आ जाता है और वो उसका पीछा करता है। मिकामी समझ जाती है कि उसको शक हो चुका है, इसलिए वो आगे बढ़ती है और वो तुरंत जेरिड को मैसेज कर देती है, उसे पता चल चुका है। इतना कहते ही वहाँ से वो लोग छत की तरफ भागते हैं, लेकिन वो चालाक ऑफिसर उसे पकड़ ही लेता है। उसे समझाने की वो कोशिश करता है, देखो मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं बस लोगों की भलाई करना चाहता हूँ। लेकिन मिकामी उसके मुंह से ये बुलवाना चाहती है कि सैमुअल का खून उसी ने किया है, इसीलिए वो चुपचाप रहती है। लेकिन इतने में पीछे से जेरिड आ जाता है और वो उसे कहता है, हम शांति से बात कर सकते हैं। लेकिन ऑफिसर उसे ही डांट लगाता है और वो उसे कहता है, तुम्हारी नौकरी तो गई समझो और तुम्हें जेल जाना पड़ेगा वो अलग से। जेरिड ये सब कुछ सुन रहा होता है और वो ऑफिसर को एक बार फिर से कहता है, देखो हम ये बातचीत शांति से भी कर सकते हैं। वो ऑफिसर उसके सामने एक डिमांड रखता है। वो कहता है, अगर तुम मुझे नीचे जाने दोगे तो मैं तुम्हारी नौकरी बचाऊंगा, सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल चलेगा। लेकिन जेरिड उसे कहता है, पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं तुम्हारी ऑफर को मान लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूँगा। इतना बोलते ही पीछे से मिशेल उस पर अटैक करती है और जेरिड उसे अरेस्ट कर लेता है। उस ऑफिसर को अरेस्ट करने के बाद एक दूसरी लेडी ऑफिसर मिशेल को आड़े हाथ लेती है, लेकिन जेरिड उसके सामने आकर उस ऑफिसर से कहता है, मिशेल एक काबिल ऑफिसर थी और वो हमारे साथ है। ये सुनने के बाद वो लेडी ऑफिसर उसे जाने देती है, लेकिन इतने में मिशेल को एक फिर से कॉलिंग आ जाती है और वो कॉलिंग में देखती है सामने वाले कांच के ऊपर एक्स बना है और वो भी खून से। मिशेल अपने आप के बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में वो लेडी ऑफिसर उसे देख लेती है और वो लेडी ऑफिसर उसे अरेस्ट कर देती है। अब मिशेल के ऊपर फिर से जांच शुरू हो जाएगी। जेरिड उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो लेडी ऑफिसर उसे सुना देती है और वो कहती है, थोड़ी देर में बैलिस्टिक रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद मैं तुमसे मुलाकात करूंगी। और ये सुनने के बाद जेरिड का मुंह चुप हो जाता है और वो चाहकर भी उसे कुछ नहीं बोल पाता। घर में एंजेलिना स्कैल को कॉल लगाकर किसी तरह से ये कन्विंस करना चाहती है कि मुझे ईडन से एक बार बात करने दे, लेकिन स्कैल उसे मना करता है और वो पूरी कोशिश करती है स्कैल को मनाने की। आखिरकार स्कैल मान जाता है। एंजेलिना ईडन से बात करती है। इतने में वहाँ पर बैन आ जाता है और वो एंजेलिना से बात कर रही है ये देखकर बैन भड़क जाता है। वो तुरंत मोबाइल अपने हाथ में लेकर बंद कर देता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। निराश होने के बाद जेरिड ऑफिस में से बाहर आ जाता है। बाहर वैंस उसका इंतज़ार करता है। जेरिड उसी हालत में वैंस के पास चला जाता है और उसे कहता है, अभी तक आपको पता चल चुका होगा, मेरी गन की रिपोर्ट अब जल्दी आने वाली है, सब कुछ पता चल जाएगा। वैंस को उसके चेहरे की परेशानी साफ दिखाई देने लगती है और वो उसे एक रिपोर्ट देता है। जेरिड उसे पूछता है, ये कौन सी रिपोर्ट है? वैंस उसे कहता है, ये तुम्हारे गन की रिपोर्ट है। जेरिड कहता है, मेरे गन की रिपोर्ट आने में अभी 7 घंटे बाकी है। वैंस उसे कहता है, एडवांस में ये रिपोर्ट मैं तुम्हारे लिए लाई है। जेरिड उसकी रिपोर्ट पढ़ता है और उसमें लिखा होता है कि उसके गन से कोई भी बुलेट नहीं चली थी और ख़ास कर वो। और यह रिपोर्ट पढ़ने के बाद जेरिड थोड़ा सा खुश हो जाता है। जेरिड उसे एक सवाल पूछता है, आपने मेरा पाप किसके सिर पर मार दिया? वैंस उसे साफ शब्दों में कहता है, किसी के भी नहीं। वैंस उसे आगे कहता है, इस रिपोर्ट में जिस गन का जिक्र हुआ है वो गन अभी तक बनी नहीं है, इसका मतलब वो गन का मिलना नामुमकिन है।
ये सुनने के बाद जेरिड खुश हो जाता है। जेरिड उसे और एक सवाल पूछता है, आपने ये मेरे लिए क्यों किया? वैंस उसे कहता है, इस ज़माने में बहुत ऐसे कम ऑफिसर या पुलिस वाले बचे हैं जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, और उसमें से तुम एक हो। मैं नहीं चाहता कि उन सारे ऑफिसर में से तुम्हारा नाम कम हो। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। घर में स्कैल अपने डैड के पास आता है। बेन उसे एक सवाल पूछता है, तुम कैसे एंजेलिना को यहाँ पर आने दे सकते हो, इतना सब कुछ होने के बाद भी? स्कैल उसे कहता है, मैं तो बस आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। शायद मुझे ऐसा लगा कि एंजेलिना उसे बताए कि आप बुरे नहीं हो, आप उसका भला चाहते हो। बैन कहता है, मैंने कभी नहीं चाहा था कि एंजेलिना दोबारा इस परिवार के आसपास भी भटके, और तुम्हें इतनी सी बात नहीं समझ में आती, और तुम अभी भी उसी की तरफदारी कर रहे हो। स्कैल कहता है, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? पूरे 2 साल आपको यही समझाना चाहता हूँ कि मैं आपको समझता हूँ। बैन कहता है, मैं तुम्हें हर चीज़ से ज़्यादा चाहता हूँ, लेकिन इस काम में मैं तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर इसी कोशिश में लगा हूँ किसी तरह से मेरी बेटी मुझे अपना पिता मान ले। स्कैल रोने लगता है और वो भी कहता है, डैड मैं भी आपका ही लड़का हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ऑलिव टीजे को कॉल लगाती है और उसे मोबाइल के ऊपर एक वॉइस रिकॉर्ड छोड़ती है। वो कहती है, तुम्हें याद है हमें यूरिका में नीलम मिला था जब सानवी वहाँ पर मौजूद थी? मुझे कुछ यहाँ पर समझ आने लगा है। अभी तक जितने भी कॉलिंग हुए हैं उसमें से कुछ ना कुछ ऐसे कॉलिंग है जो अनहोनी है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें और भी कुछ है, और ये मैं नहीं कह रही हूँ बल्कि हिस्ट्री में ये पहले ही लिखा जा चुका है। जब मूसा पत्थर पे खड़ा था तब परमेश्वर ने उसे 10 वचन दिए थे। डेल्फी के ओरेकल ने भी नीलम का ही यूज़ किया था, और तब परमेश्वर की भविष्यवाणी उसे प्राप्त हुई थी। और ये बिल्कुल वैसा ही है जो कॉलिंग के रूप में परमेश्वर हमसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। ऑलिव आगे कहती है, अगर ये सब सच है तो आप लोगों को भी उसी पत्थर का यूज़ करना चाहिए। आने वाले सारे कॉलिंग हमें मिल सकते हैं, और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि यही सही तरीका है लाइफ बोट को बचाने का। रास्ते पर जिक की हालत फिर से ख़राब होने लगती है। उसे फिर से वही सब कुछ याद आने लगता है इस वक्त जो लोगों के साथ वो कर रहा है। घर पर फिर से डमी वोल्केनो एक्टिव हो जाता है, और इस बार उसे और कोई नहीं बल्कि ईडन देख लेती है। स्कैल भी अपना सामान पैक कर कर घर से निकलता है, लेकिन जाने से पहले वो अपने डैड के लिए एक नोट छोड़ता है, और उसमें लिखा होता है, डैड आप सही थे, बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। काफ़ी दिनों बाद जेरिड अपने घर आ जाता है और वो अपने डैड से मिलता है। उन्हें वो सब कुछ बताता है, उसके साथ क्या क्या हुआ है, कैसे उसने एक हत्यारे ऑफिसर को पकड़ा है। डैड उसके ऊपर प्राउड फील करते हैं, लेकिन जेरिड थोड़ा रुक जाता है। उसके बाद वो उन्हें कहता है, मुझे नहीं लगता कि उस ऑफिसर ने उसकी हत्या की है। मुझे ऐसा लगता है खूनी अभी भी बाहर है। रात के समय एना के घर के आसपास कुछ अजीब सी हरकत होने लगती है। इतने में डर के मारे एना दरवाज़ा खोलती है और उसे एक अनजान आदमी चाकू मार मार कर उसका मर्डर कर देता है। रास्ते पर जिक नशे की हालत में अपनी घर की तरफ आता है। इतने में वो कचरे के अंदर बॉटल डालकर आगे बढ़ता है, और उसका किसी के पैर लगने से वो नीचे गिर जाता है। फिर पता चलता है वो और कोई नहीं बल्कि स्कैल होता है, और जिक उसका सर अपने गोद में लेकर रोने लगता है। और इसी के साथ मैनिफेस्ट सीजन 4 का एपिसोड 6 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ को मैं इस चैनल के ऊपर हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपने सीज़न 1, 2 या 3 नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो।